नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुए सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला किया है। यह स्थगन तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देना हमेशा के लिए बंद नहीं कर देता है। देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच कई सारे युद्ध हुए, कई सारे मनमुटाव हुए, जैसे कि 1947, 1965, 1971, उरी, पुलवामा। लेकिन इतने सारे तनावों के बावजूद यह संधि प्रभावी रही, लेकिन इस बार नहीं। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं हम लोग, ताकि इन सारे डायमेंशन को आप लोग विस्तार से समझ पाए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु जल संधि क्या है। देखिए 1947 में विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच नदियों को लेकर तनाव काफ़ी बढ़ गया था, जिसके कारण 1948 में भारत सरकार द्वारा कुछ नदियों का पानी रोक लिया गया था और पाकिस्तान के पंजाब में 17 लाख एकड़ भूमि प्रभावित हुई थी। इस विवाद को सुलझाने के लिए 1952 में वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करना शुरू कर दी और फाइनली यहाँ पे 9 साल की लंबी वार्ता के बाद 19 सितंबर 1960 में यह संधि अस्तित्व में आई। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिंधु नदी प्रणाली क्या है, क्योंकि जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तब तक इन सारी चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर पाकिस्तान का क्यों यहाँ पे बात किया जा रहा है कि हुक्का पानी हम लोग पूरी तरीके से बंद कर देंगे। सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बीच में यहाँ पे सिंधु नदी और सिंधु नदी के राइट साइड से लेफ्ट साइड से देखेंगे तो कई सारी यहाँ पे नदियाँ मिलती है, भारत से भी और अफगानिस्तान से भी। भारत से जो नदियाँ मिलती है वो पूरी तरीके से 12 मासी नदियाँ होती है। 5 सहायक नदियाँ है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। वैसे ही यहाँ पे अफगानिस्तान साइड से जो भी नदियाँ मिलती है वो सीजनली नदियाँ होती है, बरसात के दिनों में ही पानी होता है, अदरवाइज वहाँ पर सूख जाता है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि इन नदियों को 2 भागों में बांट दिया गया है। कुछ नदियों को पाकिस्तान को दिया गया है यूज करने के लिए, कुछ नदियों को भारत को दिया गया है। तो पाकिस्तान को जो नदी को यूज करने के लिए दिया गया है, वेस्टर्न रिवर इसको बोला गया है, चेनाब, झेलम और इसमें इंडस शामिल है। और जो भारत को यूज करने के लिए दिया गया है, रवि है, ब्यास है और सतलज है। 3 नदी को देखा जाए तो इसमें यहाँ पे भारत को यूज करने के लिए दिया है। बाकी जो 3 नदी है वेस्टर्न रिवर के रूप में पाकिस्तान के लिए है, और यहाँ पे जो रवि, ब्यास, सतलज है देख पा रहे हैं, इसको ईस्टर्न रिवर के रूप में जाना जाता है, जो कि ये भारत के लिए है। देखा जाए तो ये सभी जो नदियां हैं भारत, पाकिस्तान और कुछ हद तक तिब्बत के क्षेत्रों से होकर बहती है। जैसे कि सिंधु नदी की हम लोग बात कर लें तो तिब्बत के पठार से ये निकल के आती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि जो इंडस ट्रीटी हुई है कुछ न कुछ तो प्रोविजन इसमें लाया गया होगा। तो ये जो विशेषताएं हैं, जो ट्रीटी है इसकी, इसी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि एक है वेस्टर्न रिवर और दूसरा है यहाँ पे ईस्टर्न रिवर। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो भी वेस्टर्न रिवर है, चूँकि ये भारत से जाके सिंधु नदी पे मिल रही है, तो वेस्टर्न रिवर को यहाँ पे बोला गया कि इसको पूरी तरीके से पाकिस्तान यूज करेगा। लेकिन पाकिस्तान यूज करेगा मतलब ये नहीं है कि भारत इसमें कोई काम नहीं कर सकता है, भारत भी कुछ काम कर सकता है, जैसे कि नौवहन हो गया, बाढ़ सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा, या फिर मछली पकड़ना वगैरह काम यहाँ पे कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन पानी के फ्लो को यहाँ पे मतलब धीमा नहीं करना है कि बड़ा बड़ा डैम बना दिए इस टाइप का। देखेंगे आगे चल के, अभी किशन गंगा वगैरह में कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे भारत का चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा अड़ंगा भी लगाया गया था। इसके अलावा दूसरी तरफ है यहाँ पे पूर्वी नदियाँ, नीचे वाली जो है यहाँ पे रवि, ब्यास और सतलुज, इसी को यहाँ पे पूर्वी नदियाँ यहाँ पे बोला गया है। पूरे इस बंटवारे के तहत देखेंगे तो बताया गया कि सिंधु नदी प्रणाली के कुल जो जल का लगभग 80% यहाँ पे पाकिस्तान को और 20% के आसपास यहाँ पे भारत को मिला हुआ है। अब ऐसे में देखेंगे तो भारत को पश्चिम नदियों पर रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं विकसित करने की अनुमति है, बशर्ते कि इतना मतलब पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर लेना है। पानी का जो ढलान है मतलब उसको पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं करना है, पूरी तरीके से रोकना नहीं है। तो वहाँ पे जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं करिए, लेकिन बशर्ते कि यहाँ पे पाकिस्तान क्लेम ना करे। लेकिन यही तो समस्या है ना, भारत कोई काम करे और पाकिस्तान क्लेम ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब आइए हम लोग आप बात करते हैं यहाँ पे सिंधु आयोग की स्थापना। अब देखिए यहाँ पे संधि के कार्यान्वयन को निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे अस्थायी सिंधु आयोग की यहाँ पे स्थापना की गई, क्योंकि जो भी इसका प्रोविजन था पानी के बंटवारे को लेके, नदियों के बंटवारे को लेके, अभी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करना है, मॉनिटरिंग करना है कि कोई देश ठीक है सही से इस चीज़ को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
अब यह जो आयोग है विवादों को सुलझाने और तकनीकी जानकारी साझा करने का एक प्रकार से मंच प्रदान करता है। 1960 से अगर देखा जाए अब तक तो 118 बैठक हो चुकी है। प्रत्येक पक्ष के द्वारा इसमें मासिक आधार पर जानकारी को आदान प्रदान यहाँ पे किया जाता है। यह जो आयोग है संधि का कार्यान्वयन की यहाँ पे निगरानी करता है और विवादों को हल करने के लिए नियमित बैठकें यहाँ पे आयोजित करता है। लेकिन अभी देखा जाए तो कुछ दिनों से यहाँ पे ये सब पूरी तरीके से बंद है। अब नेक्स्ट यहाँ पे विवाद निपटान तंत्र। ऐसे में देखा जाए भारत को समस्या है, पाकिस्तान को समस्या है, तो कोई ना कोई यहाँ पे ट्रिब्यूनल तो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए बनाया गया है, यदि कोई विवाद आयोग के माध्यम से हल नहीं होता तो इसे तटस्थ विषय मतलब विशेषज्ञ जो इसी को यहाँ पे न्यूट्रल एक्सपर्ट यहाँ पे बोला जाता है या मध्यस्थता न्यायालय भी बोला जाता है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास यहाँ पे भेजा जा सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी देखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करता है, लेकिन वह किसी भी संधि का फेवर में नहीं होता है। अब कई सारी समस्या है विवाद और चुनौतियों को लेके। सबसे अधिक जो यहाँ पे समस्या है संधि के बावजूद भी देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच, मतलब भारत कोई भी यहाँ पे जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट यहाँ पे स्थापित करता है तो हमेशा पाकिस्तान को समस्या होती है, तकलीफ उसे होता ही होता है। ऐसे में जैसे कि यहाँ पे किशनगंज जल विद्युत परियोजना है, किशनगंगा में बिल्कुल ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, झेलम नदी के आसपास। वैसे ही यहाँ पे रतले विद्युत परियोजना है चेनाब में, तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पे, इसके अलावा बगलिहार परियोजना है चिनाब नदी पे। तो देखा जाए तो कोई इसमें ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें पाकिस्तान ने अड़ंगा नहीं लगाया हुआ है। यही कारण है कि भारत ने 2023 में ही संधि के प्रावधानों को संशोधित करने की भी यहाँ पे इच्छा जताई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि संधि की कानूनी स्थिति क्या है। चूंकि भारत ने इतना बड़ा जो स्टेप लिया है कि पूरी तरीके से हम इसको स्थगन कर रहे हैं, भारत एक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या फिर अगर करता है तो फिर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। नंबर 1 है यहाँ पे देखिए, यह जो संधि है चूंकि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में एक अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे समझौता है। मतलब अगर कुछ यहाँ पे होता है, समझ रहे, वर्ल्ड बैंक है यहाँ पे, तो जिस भी कंट्री पे फॉल्ट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा पूरे वर्ल्ड से। यह जो संधि है बिना संधि सम्मेलन के तहत पूरी तरीके से बाध्यकारी है। संधि के अनुच्छेद यहाँ पे 12(3) के अनुसार इसे संशोधित करने के लिए दोनों पक्षों मतलब भारत और पाकिस्तान की सहमति आवश्यक है। लेकिन बिना जो कन्वेंशन ऑन ऑल ट्रीटीज का अनुच्छेद 62 इस बात की इजाज़त देता है कि अगर हालात पूरी तरीके से बदल जाए तो संधि को यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म भी किया जा सकता है। हालांकि ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक तरफा समाप्ति संभव नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन होगा। यदि भारत ऐसा करता है तो यह विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विवाद का कंट्रोवर्सी का बड़ा कारण बन सकता है। अब यहाँ पे ऐसे में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पाकिस्तान बार बार यहाँ पे बोल रहा है कि इस चीज़ को हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएंगे। खैर ये तो ठीक है, आगे पता लगेगा क्या होगा, लेकिन आने वाला 24 से 28 और अभी बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही चैलेंजिंग है दोनों ही देशों के लिए। क्या कौन स्टेप क्या ले रहा है अभी किसी को कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या भारत सिंधु नदी के पानी को रोक पाएगा। देखिए सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी इसी में आ रही है, भारत के लोग भी इसमें सवाल उठा रहे हैं कि इतने सारे पानी को भारत कैसे रोक पाएगा। रिवर इंटरलिंकिंग तो है नहीं कि ऊपर से नॉर्थ से पानी को यहाँ पे साउथ की तरफ यहाँ पे लाया जाए, जो पेनिनसुलर जो भारत है यहाँ पे वहाँ पे लाया जाए। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि देखिए बरसात के दिनों में जब इतनी अधिक वर्षा होती है तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, वो तो नेचुरल एक तरीके से डिजास्टर का समान है। लेकिन सबसे यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या होता है गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में चूँकि इधर अफगानिस्तान के साइड जो भी पानी आ रहा है तो यहाँ पे सूख ही जाता है। सीजनली नदियाँ हैं, जो भी 12 मासी नदियाँ हैं, बर्फ़ पिघल के देखेंगे तो जो हिमालय से जो नदियाँ निकल के जा रही है भारत होते हुए, उस नदियों को यहाँ पे ब्लॉकेज किया जा सकता है, बहुत हद तक उसके फ्लो को कम कर दिया जा सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो इकनॉमी है 1/4 लगभग एग्रीकल्चर ही सपोर्ट करता है। इसके अलावा वहाँ का जो डैम है, पीने के पानी तक की वहाँ पे समस्या हो सकती है। इसको थोड़ा हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत के पास जो पश्चिमी जो नदियाँ है सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी रोकने के लिए देखा जाए तो पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। इतना बड़ा ये सब नदी है, कहाँ से हम लोग कहाँ रोकेंगे। यहाँ जियोग्राफी भी सब उबड़ खबड़ पर्वत पठार सब है, यहाँ पे बहुत ही मतलब असंभव टाइप का मामला है। बड़े पैमाने पर इस पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, निवेश होना चाहिए, समय चाहिए, जो कि अभी बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि मैंने तभी जो यहाँ पे किशनगंज का नाम लिया था,
जो कि देख पा रहे हैं यहाँ पे किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल ही झेलम नदी के पास ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे चेनाब रिवर पे रातले जल विद्युत परियोजना है, तुलबुल नेविगेशन परियोजना है यहाँ पे इधर रावी नदी की तरफ। इसके अलावा रावी की सहायक नदी पे एक और है उजू बहु परियोजना, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट को भारत के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, अगर इस संधि को भारत स्थगन कर देता है या फिर कर ही दिया है तो भारत मन मुताबिक पानी की स्पीड को मतलब बिल्कुल इतना कम कर दे कि पाकिस्तान में जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, ठीक है, वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाए तो वो लोग लाएगा कहाँ अपना एनर्जी, लोग सप्लाई कहाँ से कर पाएगा। गर्मी के दिनों में ऐसे ही समझ रहे, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं पाकिस्तान के लोगों की हालत ये हो जाएगी कि भाई गर्मी से, ठीक है, मरने वाली स्थिति यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि पूरा उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट यहाँ पे डंप हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया था कि भारत गर्मी के दिनों में पानी को रोक ले पूरा पांचों जो भी यहाँ पे सहायक नदियाँ हैं सबके यहाँ पे पानी को रोक ले। इसके अलावा बरसात के दिनों में पानी को फुल छोड़ दे। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह यहाँ पे हो सकता है, खासकर बरसात के दिनों में। जब सोचिए नदी अब पूरी तरीके से उफान होती है, सारा जो भी भारत का डैम में बना सब होता है ना, सब छोड़ दे यहाँ पे। इसके अलावा भारत और भी कई सारे यहाँ पे कदम उठा सकता है, जैसे कि जलाशयों की सफाई। गर्मी के दिनों में अभी बहुत अच्छा समय है, बड़े बड़े यहाँ पे जलाशय बनाया गया है, जैसे कि ब्यास पे है, रवि पे बनाया गया है। तो ऐसे में जब सफाई करना शुरू करेगा, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे यहाँ पे सफाई करे, जैसे पाकिस्तान में खेती वगैरह शुरू होती है, भारत यहाँ पे सफाई कर दे, जो भी कचरा फचड़ा है सब जाके पाकिस्तान में चला जाएगा, तो समस्या होगी, सिंचाई उसका पूरी तरीके से प्रभावित होगी। इसके अलावा डेटा साझा ना करना, सपोज करिए अभी कोई बाढ़ आया, तुरंत पाकिस्तान को यहाँ पे बता देता है कि देखो समस्या है, संभल जाओ, तो ये लोग पूरी तरीके से हाईली अलर्ट होता है, भारत डेटा ही शेयर नहीं करेगा। इसके अलावा निरीक्षण टीम पर रोक, क्योंकि साफ साफ बोल दिया गया है कि 48 आवर के अंदर भारत के लोग, ठीक है, मतलब पाकिस्तानी जो भी भारत में एकदम छोड़ के चले जाए और भारत के लोग जो भी पाकिस्तानी में एकदम तुरंत यहाँ पे आ जाए, तो निरीक्षण का तो यहाँ पे मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीमें जम्मू कश्मीर में जल परियोजनाओं का निरीक्षण नहीं कर पाएगी। इसके अलावा एक और है यहाँ पे कि जैसे कि शाहपुर कुंडी और ऊझ बांधों के जरिए यहाँ पे पश्चिमी नदियों का पानी पूर्वी नदियों में, जो ऊपर का जो पानी है इधर नीचे की तरफ यहाँ पे लाया जा सकता है, डाइवर्ट यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पे अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो पानी का प्रवाह रुकने से जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ और पारिस्थितिक संतुलन और स्थानीय जो समुदायों पर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि नेचर से फिर यहाँ पे छेड़छाड़ हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो सबसे अधिक क्यूरियोसिटी है यहाँ पे, कि यहाँ पे पाकिस्तान पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखा जाए, अभी मैंने बताया कि पूरा पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है, जो उसके जीडीपी में 1/4 तक यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा बिजली उत्पादन की पूरा रीढ़ है, मतलब लगभग 33% जो बिजली है पाकिस्तान की, ठीक है, इसी जो यहाँ पे इंडस जो ठीक है रिवर है, इसी के आसपास या फिर इसी की जो भी सहायक नदियाँ उस पर यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा सिंधु नदी प्रणाली की, मतलब पाकिस्तान की देखा जाए ना तो 61% आबादी, इसके अलावा जो भी इसके प्रमुख शहर है, जैसे कि ऊपर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इधर नीचे इधर कराची हो गया, ऊपर यहाँ पे लाहौर हो जाएगा, मुल्तान हो गया, पूरी ये लाइफ लाइन है। मतलब जैसे दिल्ली की लाइफ लाइन क्या है, यमुना है। अगर यमुना से पानी अगर, ठीक है, रोक दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, दिल्ली वालों का हालत ख़राब हो जाएगा। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे है कि ऐसे में कराची हो गया, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, मतलब लोग, मतलब समझ रहे हैं ना, प्यासे लोग मर जाएगा, ठीक। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत पाकिस्तान के सिंचित भूमि का देखा जाए तो 40% के आसपास यहाँ पे कवर करता है, तो भूखे मरने की भी यहाँ पे नौबत आ जाएगी। इसके अलावा कई सारे जो शहर कस्बे नदियों से निकलने वाली नहर प्रणालियों पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अब जैसे भारत यहाँ पे प्रवाह को कम कर देगा, डैम बना के अगर पानी को गर्मी के दिनों में खासकर रोक लेगा, तो पाकिस्तान को मीठे पानी के लिए यहाँ पे, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब लाले पड़ जाएंगे, सबको प्यासे मर जाएगा सब। इसीलिए बोला जा रहा है कि हुक्का पानी पूरी तरीके से यहाँ पे रोक दिया जाएगा। यदि जल प्रवाह कम हो जाता है तो पाकिस्तान की जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के लिए फ्लो बहुत ज़रूरी है। फ्लो जब तक नहीं रहेगा सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा।
अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे भू राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए पानी को रोकना मतलब समझ रहे हैं ना, अभी साउथ में देखिए, ठीक है, कावेरी नदी को लेके क्या हाल हुआ था केरला कर्नाटक के बीच। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती है कि प्यास कुछ भी करा सकता है, पानी रोकना युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न है और जब व्यक्ति भूखे प्यासे रहता है तो कुछ भी कर सकता है। संधि को तोड़ने पर विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश भारत पर दबाव डाल सकते हैं, जो कि ये पूरी तरीके से इंटरनेशनल ट्रीटी है। सोचिए वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में सब किया गया है। यदि भारत संधि तोड़ता है तो चीन भी जल प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, जिस स्थिति और यहाँ पे पूरी तरीके से जटिल हो जाएगी। जैसे कि सिंधु नदी हो गया, इसके अलावा जो सांगपो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ पे भी उसको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि अधिकतर जो भारत की नदियाँ हैं, 12मासी जो नदियाँ हैं देखा जाए तो तिब्बत के पठार से ही निकल के आती है। हालांकि आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ जियोग्राफी जो है वहाँ पे अलाउ नहीं करती है कि ठीक है, लेकिन खैर ये भी आपको ध्यान रखना है, चाइना है, कुछ भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निष्कर्ष की। तो देखिए निष्कर्ष में तो इतना आपको समझ में आ ही गया कि भारत मतलब सिंधु जल संधि को एक तरफा समाप्त करके उसका पानी अकेले उपयोग में नहीं ला सकता है। केवल यह कानूनी रूप से बाध्यकारी और व्यवहारिक रूप से बिल्कुल ही जटिल है। हाँ, लेकिन गर्मी के दिनों में इसके पानी के फ्लो को जरूर कम कर सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण होगा ही होगा। लेकिन देश पर ये आपको ध्यान रखना है, पुनर्विचार करने का पूरी तरीके से दबाव है, जहाँ पे मतलब समझ रहे हैं 1.4 बिलियन के आसपास लोग पूरी तरीके से प्रेशर लगाए हुए हैं, हमें चाहिए बदला, हमें चाहिए बदला, बहुत हो गया सर्जिकल स्ट्राइक। तो अब यहाँ पे ज़रूरी है कि अब सरकार किस हद तक इसके प्रावधानों को लागू करती है, मना करती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके जो टोटली जो यहाँ पे देखा जाए ना, यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि एम्बेसी तक का जो रिलेशन है बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हुए नज़र आ रहा है। तो वैसे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है यहाँ पे नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।